आज का इवेंट और भी खास इसलिए बनता है क्योंकि ये खास युवाओं के लिए है। एक बात बता दूं कि युवा सिर्फ उम्र नहीं है, लेकिन युवा एक शक्ति भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। तो क्योंकि वो सब हमारे अंदर है, तो आप सभी भी युवा ही हैं, है ना? है युवा? या वेरी गुड। तो आप सभी के लिए कुछ लाइंस मैं पेश करती हूँ। तू यूथ कमाल है, यूथ तू कमाल है, कल का निर्माण है, आज का अभिमान है, बढ़ते हुए कदम, उठती हुई आंधी, दूर तक जाती तेरी नजर, पास की भी है तुझे खबर, मौके कई हजार, करता हर परीक्षा को पार, न हारने का डर, न रुकने का नाम, न खुद पे लगाम, यूथ तू कमाल है। चल चल तेरी तेज भागती जिंदगी में एक नुस्खा सुनाऊं। माना कि तेरी तेज भागती जिंदगी जरूरी है, पर चल आज तुझे उसे सुकून का एक तड़का लगाऊं। सुनना चाहेंगे? माना कि आपके तेज भागती जिंदगी में कभी हम खुद को कम, कभी खुद को ज्यादा समझते हैं, तो कभी ये नहीं सोचना कि हम छोटे या कम हैं, ना खुद को कभी आंख तो कम या छोटा है, कभी अपने अंदर भीतर फुर्सत से झांक। तेरी तेज भागती जिंदगी में एक और बात बताना चाहूंगी कि हर बात, ये नोटिफिकेशंस की ललक और डाउनलोड का जमाना, ये नोटिफिकेशंस की बेमानी और डाउनलोड का जमाना, ये आजकल टिकटॉक्स जो हम स्क्रीन पर पाते हैं वो तो कभी स्क्रॉल करता हुआ नहीं पाएगा। ये रियल लाइफ वाले इवेंट ना कभी स्क्रॉल कर पाएगा। तेरे हुनर, तेरी ललक तुझसे जुदा ना हो पाएगी। तराश अपने आप को, अपनी मंजिल जरूर नजदीक आएगी। तू भूल गया शायद ऊपर खुला आसमान है, तू भूल गया शायद ऊपर खुला आसमान है, अरे जरा नजर उठा के तो देख, तेरी अनलिमिटेड उड़ान है, तेरी अनलिमिटेड उड़ान है। फिर आएगी अंदर से एक आवाज, युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज। तो आज हम ऐसे कुछ युवाओं की आवाज भी सुनेंगे, पर हम बहुत लकी हैं कि हमारे क्वेश्चंस, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे बीच में जयंती दीदी भी आएंगे। आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और ब्रह्मा कुमारीज यूरोप और मिडिल ईस्ट के डायरेक्टर भी हैं। आप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में कई बार ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्सनली अगर मैं शेयर करूं तो जैसे मंदिर में जाने से 2 मिनट के लिए भी जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, ऐसे ही हम 2 मिनट के लिए भी आपके पास आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। आपकी लाइटनेस और आपका स्माइल हमें बहुत इंस्पायर करती है। तो अब मैं इनवाइट करूंगी जयंती दीदी को, आप स्टेज पर आएं। एक बहुत समय पहले मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें एक 16 साल की लड़की ने लिखा था कि मे बी वी आर टू यंग टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड क्राइसिस, बट वी डू सी इट अफेक्टिंग आवर लाइव्स। तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज और अलग अलग टॉपिक्स को क्वेश्चन करने के लिए हमारे बीच में आएंगे देव और विनी। मैं इनवाइट करती हूँ देव और विनी को, वो स्टेज पर आए। आप अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। थैंक यू। नमस्ते, ओम शांति। मेरा नाम देव है और मैं कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ और मैं भी स्पिरिचुअलिटी अभी 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत बेनिफिट्स पाए हैं। और आई फील वेरी लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है जयंती बहन को इंटरव्यू करने के लिए और सब सवाल पूछने के लिए। सो थैंक यू। देव अपनी तारीफ खुद नहीं करेगा, इसलिए मैं बता देती हूँ कि उसने पिछले साल यूके स्टूडेंट इन्वेस्टर चैलेंज जीता था और अभी उसका रिजल्ट आया तो उसको स्कॉलरशिप भी मिली है इस साल के लिए कैम्ब्रिज में। पर देव की विशेष क्वालिटी जो मेरे को अच्छी लगती है वो है कि वो बहुत लाइट रहता है। वो कोई भी बात हो जाए उस पर फुल स्टॉप लगा देता है और आगे बढ़ता है, जो कि काफी रेयर है। सो दैट्स देव फॉर मी। मेरा इंट्रोडक्शन, मैं विनी हूँ और मैं यूके में पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग केंड्रिक से करी है
जो रेडिंग में है, और फिर मैंने हेनली ग्रामर स्कूल से अकाउंटेंसी पढ़ी। होपफुली मैं 1 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगी, तब तक मैं सीनियर एसोसिएट हूँ PwC में। जब मैं ग्रेजुएट हुई उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को खुद के लिए थोड़ा समय निकाल के सेल्फ ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय राज योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी, एंड मैंने भी देव की तरफ बहुत सारे उसके फायदे पाए हैं। अगर 6 महीने पहले जब मैंने शुरू किया था, अब मेरे को कहते हैं कि आज मैं जयंती बहन को इंटरव्यू कर रही होंगी, तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, एंड होपफुली आपको मेरे चेहरे से मेरा एक्साइटमेंट दिख रहा होगा। दीदी भी बहुत हम्बल है, तो उनके 1-2 अचीवमेंट मैं बता देता हूँ। उनने एक्चुअली यूनिवर्सिटी में 2 साल रैंक पाया है, और उनकी एक विशेष क्वालिटी है कि वो बहुत ही मैच्योरिटी और मज़े का अच्छा बैलेंस रखती है, और हम सबको भी वही एक्सपीरियंस कराती है। थैंक यू देव एंड विनी। और मैं पर्सनली बताऊं तो हम ज़्यादा दिन इतने मिले भी नहीं हैं, पर आप दोनों में बहुत हुनर भी है और डेडिकेशन भी है, सो दैट्स अ बिग थिंग। ओके, हाँ जी, मेरा नाम सुचरिता है और मैं पिछले 5 साल से राजयोग का अभ्यास भी करती हूँ, और फिलहाल अभी ब्रह्मा कुमारी UK यहाँ के सेंटर पर रहकर सेवाएं दे रही हूँ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। दीदी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप यूथ शब्द सुनते हैं, युवा शब्द सुनते हैं, तो आपके मन में पहला थॉट क्या आता है? भविष्य, क्योंकि युवा के द्वारा नई उम्मीद, नई आशाएं और कुछ भविष्य अच्छा बनने वाला है, ये सब बातें सामने आती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि 3 युवाओं के साथ आज मैं ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। युवा माना भविष्य, सो ट्रू। तो इन्हीं भविष्य की बातें भी हम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सुनेंगे, पर पहले मैं शुरू करना चाहूंगी हमारे घर के क्लाइमेट से, घर के क्लाइमेट चेंज करने से। कुछ दिनों पहले मेरी मदर का एक टेक्स्ट आया था। उन्होंने कहा कि आप हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, कभी फोन नहीं करते। तो हमने कहा कि हम बहुत बिजी है ना, इसलिए हम नहीं करते। पर बाद में रियलाइज किया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बिजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। और ये आजकल में बहुत कॉमन है। जो माता पिता हमारे लिए इतने अनुभवी हैं, उनको छोड़कर हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो ये जैसे कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी बात की जब कोई ऐसे संबंध में समस्या आती है, तो मैं मानती हूँ कि दोनों तरफ की बात होती है। आपने अपने को अन्य बातों में बिजी कर दिया और इस बात को महत्व नहीं दिया, परंतु जो बड़े हैं उन्होंने भी शायद आपकी इतनी पालना नहीं की, जो उसमें जो रगत जिसको कहते हैं, वो कनेक्शन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कि उनको भी ये आप में विश्वास है कि 1 मास तक आपने कुछ जवाब नहीं दिया या कुछ किया भी नहीं, परंतु उनको ये अंदर विश्वास हो कि आपका संबंध उनके साथ इतना गहरा है, जो जवाब ना भी मिले परंतु उनको कहे हल्के रहे और कहे कि कोई हर्जा नहीं, मीनू शी इज फाइन। तो दोनों तरफ की बात आती है। तो वो भी अभी यदि थोड़ा और गहराई से आपके साथ संबंध बना कर रखे, आपको अच्छी अच्छी बातें देवे और आप भी थोड़ा उस बात को महत्व रखें, तो फिर और संबंध बहुत सुंदर हो सकता है। जी, थैंक यू। दीदी, बहुत यूनिक आंसर दिया आपने, थैंक यू। हम तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं और सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो मुझे पहले पूछना पड़ेगा आपको कि आपने कभी टिकटॉक यूज करा है? कभी आप यूज करा है?
ना, मुझे टिकटॉक का मालूम ही नहीं है। बाकी दूसरे लोग मुझे वीडियो भेजते हैं तो वो मैं कब कब देखती हूँ, परंतु सोशल मीडिया का मुझे जानकारी ही नहीं है। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जो स्पेशली युवा के लिए टारगेटेड हुआ है। उसमें आप 10 सेकंड की वीडियो देखते हैं और उसको स्क्रॉल करते रहते हैं घंटे तक। तो आज ही मैं एक्चुअली मेरे दोस्तों से बात कर रहा था और बात आई टिकटॉक की। तो मुझे बता रहे थे कि वो एडिक्शन बहुत है और तब वो ब्रश करते हैं तब भी स्क्रॉल करते हैं, या अगर फोन की बैटरी खाली 1% बची है फिर भी वो स्क्रॉल ही करते रहते हैं। तो ऐसी समस्या में हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि सोशल मीडिया के डेंजर्स और उनके कॉस्ट, क्योंकि सबको पता है कि वो अच्छा टूल है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके थोड़े डेंजर्स भी हैं। तो हम कैसे बताएं उनको? कोई भी बात होती, मानो कि धन है आपके हाथ में, तो धन का आप अच्छी तरह से भी प्रयोग कर सकते और कोई गलत रास्ते पर भी आपको वो लेके जा सकता। इसी तरह से सोशल मीडिया भी एक टूल है। तो जहाँ तक मैंने देखा है, कहीं तो उसका कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा फायदा उठाती हैं और कोई अच्छी बातों का समाचार भी फैलाव करते हैं। जैसे अभी एक अपने पास ग्रुप है युवाओं का ही, जिन्होंने एक ऐप बनाया है जिसको कहते हैं कल्पतरु। तो उन्होंने भारत में, खास विश्व में थोड़ा बहुत, परंतु खास भारत में मानो कि जुलाई मास में उन्होंने शुरू किया और आज तक 1.5 लाख के ज़्यादा वृक्ष सभी ने भारत के अंदर वो डाले हैं। और उसकी पालना के लिए भी, क्योंकि एक बार आप वृक्ष डाल दो और कहो काम हुआ, ऐसे तो नहीं बनेगा, परंतु उसको अच्छी तरह से उसकी पालना भी करनी होती है। तो वो ऐप पर आप उनको बताएंगे कि हमारी सॉइल इस प्रकार से है, मौसम इस प्रकार से है, तो वो आपको, और ज्योग्राफी का कहाँ है, तो वो आपको सारा जांच करके बताएंगे कि कौन सा पेड़ वहाँ पर किस प्रकार से आप उसकी अच्छी तरह से पालना कर सकते हो। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका भी वो हल बता सकते। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, परंतु दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि कई युवा ऐसे होते हैं जो रात्रि को 2 बजे 3 बजे तक लोगों के साथ सोशल मीडिया में बातें करते रहते हैं। तो फिर आप सोचो कि यदि वो सोएंगे ही 3 बजे 4 बजे, तो कितने बजे उठेंगे, कितने बजे काम पर जाएंगे, कितने बजे अपनी स्टडी करेंगे। तो रात्रि को उन्होंने दिन बना लिया है और दिन को वो सो जाते हैं। तो सारा संसार ही टॉपसी टर्वी जैसे हो गया है। तो इस तरह से तो उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि आप बेशक इसको यूज करो, परंतु कुछ अच्छे कार्य के लिए यूज करो। और यदि आप अपने टाइम टेबल को ही ठीक नहीं रखेंगे तो आपके आगे जीवन किस प्रकार से होंगे, क्योंकि अब भी जो आप स्टडी करेंगे या अब भी जो आप कुछ भी सीखेंगे या कुछ काम करेंगे अच्छा, तो वो आपको आगे जीवन में काम आएगा। तो आप अपने अनुभव से इस प्रकार से कुछ बातें सुनाएंगे तो वो सुनने के लिए तैयार होंगे। आप किसको लेक्चर करेंगे वो नहीं सुनेंगे, परंतु अपने अनुभव की बात से फ्रेंडशिप रख करके सुनाएंगे तो उसमें फायदा हो सकता। धन्यवाद। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट था, नॉट जस्ट फॉर खाली यूथ के लिए नहीं, बट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आई थिंक सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और हर बार अच्छे काम के लिए नहीं यूज करते हैं। सो ये बहुत हेल्पफुल था। अभी अपन चलते हैं पीयर प्रेशर पे। तो अगर मैं पीयर प्रेशर थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि ये मूवी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं देखूंगी क्योंकि इसमें मार धाड़ है या फॉर वट एवर कोई भी कारण की वजह से, और फिर वो आपको या तो फोर्सफुली ले जाएंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर आपको ही डर लगेगा कि अगर मैं मना करती रहूंगी तो हो सकता है वो मुझसे नहीं मिलना चाहे। फिर तो जब आप युवा थी तभी आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हुए थे? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस समय, क्योंकि मैं भी कोई समय तो छोटी ही थी तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने देखा कि संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है।
और फिर मन में ये भावना होती है कि जो सब कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। अपने को उससे अलग करने थोड़ा मुश्किल लगता, परंतु मैंने जब देव को देखा था कैम्ब्रिज में पिछले साल या 2 साल पहले, शायद 1 साल तो उस समय मैंने देखा कि आपने अपनी लाइफ बहुत सुंदर बना के रखी थी। उसमें जो फिर आपके फ्रेंड्स आपके ढंग के हो, जो आपकी बातों को समझे और उनके साथ वो उस तरह से चले, ताल में ताल मिलाकर चले, तो आप ऐसे फ्रेंड्स सर्कल बनाए जो कि अच्छे काम में आप एक दूसरे को एंथुसियाज्म करके, उनको ज़ीरो करके, उनको और आगे उसमें बढ़ाएं। क्या होता है कि हमारे पास यदि वो निर्णय शक्ति नहीं होती है कि इसका असर मेरे ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर तो आज गलत संग में भी हम जा सकते। परंतु यदि मेरे पास वो निर्णय शक्ति है कि मुझे अपने जीवन के लिए क्या फायदे की बात है, मुझे किस तरफ चलना है, तो फिर वो मैं अपनी चॉइस बना करके फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सच्चे फ्रेंड्स होंगे। नहीं तो मानो कि इट्स फॉलोइंग द हर्ड, अब वो उस तरफ जा रही हैं, मैं भी कहूँ कि मुझे उनकी कंपनी चाहिए, तो उनको तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है, परंतु मेरे ऊपर उसका असर आए तो मेरी जीवन क्या होंगी। तो वो अपनी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी बना के रखनी होती है, ताकि मैं पहले तो अपने लिए ये निर्णय करूँ, ये फैसला करूँ मुझे कहाँ तक पहुँचना है और मुझे क्या करना है अपने जीवन में। फिर यदि कोई मेरी तरफ उस बातों में उनका भी इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स मी, वो मेरे संग में आना शुरू करेंगे। तो अपनी कंपनी बना करके रखना, ऐसे नहीं कि अकेला बन जाना, परंतु अपना संग चूज करके फिर उस अनुसार अपने जीवन को चलाना बहुत आवश्यक है। थैंक यू, ये बहुत ब्यूटीफुल आंसर था। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि अपना संग का बहुत असर होता है और निर्णय शक्ति चाहिए कि मेरे लिए क्या यूजफुल है, जो मेरे लिए सही है, मैं वैसा संग क्रिएट करूं, उनके साथ रहूं। तो जब हम संग की बात करते हैं, एक बहुत अच्छा लाइन याद आता है कि बहुत थिन मार्जिन है केयर और डोंट केयर करने में। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल्स में या कोई भी हमें कमेंट करते हैं, कुछ अननेसेसरी बात करते हैं, तो हम उन बातों को बहुत केयर करते हैं, ओवर थिंकिंग जिसे हम, और ये आज का बहुत इश्यू भी है कि हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और जब हमें कोई बड़ा कुछ अच्छा ओपिनियन देता है, कोई अच्छा फीडबैक देता है, तो हम उसे डोंट केयर करते हैं, इसका इतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है कि, और ये न सिर्फ ओवर थिंकिंग नौजवानों के लिए है, परंतु सबके लिए है आज के समय। तो मैं तो ये सजेस्ट करेंगी कि यदि हम थोड़ा अपना टाइम स्पिरिचुअलिटी में देवें तो हमें पता चलेगा कि अपने मन को किस तरह से मुझे यूज करना है, क्योंकि मन की शक्ति सबसे महान शक्ति है। परंतु आजकल हमें ये भी पता नहीं चलता कि संकल्प आते कहाँ से हैं, थिंकिंग कैपेसिटी को किस तरह से यूज करना है। तो यदि हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मन को हमें कितना वैल्यूबल टूल समझ करके उसको किस राह पर चलना है। तो जिसमें बातों में हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उससे हम अपनी एनर्जी बचाएंगे। और जहाँ पर कोई हमें अच्छी राय दे रहा है तो हम थोड़ा सोच के फिर उसकी बात को समझ करके, फिर मेरे काम की बात है तो मैं स्वीकार करेंगी, और यदि सचमुच वो मेरे संबंध की बात नहीं है तो मैं उसको फिर उस समय छोड़ सकती हूँ। परंतु कम से कम मेरा फर्ज कहता है कि यदि कोई बात मुझे बता रही है, मैं ध्यान से सुनूं और ध्यान से फिर उसके ऊपर विचार करके फिर मुझे कुछ करना है उस अनुसार करूं। जी, हमारा मन हमारा कितना पावरफुल टूल भी है। थैंक यू जी। तो दीदी अभी हम मन की शक्ति पे चलते हैं, पर उसको थोड़ा सा आज की युवा बहुत, मैं देखा है कि वो पैशनेट है कि अपने लौकिक काम से
ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉवर्टी सॉल्व करें। और एक्चुअली मैं खुद ही बहुत पैशनेट हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके बारे में। तो मैंने नोटिस करा है कि तब भी मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, हमें खाली प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है, कोई भी हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स एडवाइस नहीं देता कि हम इस गोल को कैसे अचीव करें। तो इसमें आप क्या हमें बोलेंगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। आजकल स्पिरिचुअलिटी पर कोई विशेष यूनिवर्सिटीज में ध्यान नहीं दिया जाता, और ये विश्व भर की बात है, न सिर्फ इंग्लैंड या इंडिया परंतु सारे विश्व के हिसाब की बात है। तो उसमें यदि आप जैसे हैं, और आप बहुत भाग्यशाली है जो आपके पेरेंट्स भी घर में जो थे वो भी स्पिरिचुअलिटी को मानते थे, तो आपको भी वो राह दिखाए। परंतु मानो कि मेरे घर में यदि कोई ऐसा ना भी हो, परंतु आजकल इंटरनेट पर एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ किसको भी प्राप्त हो सकता है यदि थोड़ा ध्यान से देखें। तो मैं कहेंगी कि बेशक वहाँ पर हमें कुछ इस तरह की शिक्षा ना भी मिले, परंतु मैं खुद अपने इंटरेस्ट से कुछ भी बात स्टडी कर सकती हूँ, और फिर मुझे ये भी पता चलेगा न सिर्फ इंटरनेट के द्वारा स्पिरिचुअलिटी की बातें, परंतु आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सेंटर्स है, और आप फिर वहाँ पर संपर्क करके फिर वहाँ पर जाया करेंगे तो आपको फिर वो फ्रेंड सर्कल भी वहाँ की बन सकती। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो दिन भी आ सकता कि शायद कभी यूनिवर्सिटीज में भी ये बातें सिखाई जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज भारत में हैं जिन्होंने वैल्यूज एजुकेशन पर, वो भी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, क्योंकि वैल्यूज एजुकेशन का भी मैंने देखा है कि एक बहुत एक्सटर्नल रीति से भी हो सकता, परंतु स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी आजकल कई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। तो वो यदि स्टडी करे तो उसका भी फायदा होता, परंतु वैसे यदि कोई ऐसे ना भी हो, आप खुद ही खोज करके ढूंढ करके ये बातें आप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक आपने बहुत ज़रूरी बात की कि अपन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अगर कोई अपन को नहीं सिखा रहा है तो अपन खुद ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पे। दैट्स वन ऑफ द फायदे ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो अभी अपन बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज पे। सो आप इतने सालों से कॉप से जुड़ी हुई हैं, तो एक चीज तो पक्का हो चुकी है कि क्लाइमेट चेंज डिटेरियोरेट हो रहा है, और ये काफी सालों से होता आ रहा है, और ज्यादातर ये उन पीढ़ियों की वजह से जो हमसे बहुत पहले की है। तो ऐसे में हम युवा को कैसे इंकरेज करें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इसको बदलने की, जबकि वो खुद डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है? बेशक युवाओं ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, परंतु भविष्य तो उनके हाथ में है। मानो कि अभी मेरी आयु कब तक होंगी मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु आपको तो इतना तो विश्वास होगा कि आप 20 साल, 40 साल, 50 वर्ष तक तो होंगे शायद। तो फिर आपकी भविष्य की बात आती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन था वो तो अलग हिसाब है, परंतु मुझे अभी यदि अपने भविष्य को अच्छा बनाना है तो मुझे आज क्या करना चाहिए। तो यदि ये बात ध्यान पर आती है तो मैं देखती हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि इंग्लैंड जैसे स्थान में भी बहुत सारे नौजवान वेजिटेरियन डाइट कर रहे हैं। वेजिटेरियन तो क्या, वीगन डाइट भी शुरू किया है, और उसमें भी यदि आप परसेंटेज देखेंगे बुजुर्ग लोग इतना नहीं चेंज हो रहे हैं जितना कि नौजवान। तो उसमें मैं सोचती हूँ कि एक यदि ये भी हमने स्टेप उठाया, वो भी एक बहुत बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रोकने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान कोई दे नहीं रहा है। परंतु मैंने जो सुना था लास्ट, शायद अभी वो फिगर्स थोड़ा चेंज भी हो, परंतु जितना ट्रांसपोर्ट के लिए हम ध्यान देते हैं वो करीब 14-15% है, इतना ही एग्रीकल्चर के लिए भी इतना ही परसेंटेज आता है। तो यदि हम कुछ अपने जीवन में कुछ चेंज लाने चाहें तो पहले तो ये हम देखें कि वेजिटेरियन अपना भोजन हो, और फिर उसमें यदि और भी कदम उठाओ तो वीगन। तो उस हिसाब से भी मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन वो अच्छा हो सकता।
और नौजवानों के लिए तो साइकिल चलाना तो बहुत सहज है। बुजुर्ग के लिए सोचेंगे अब हम कहाँ बैठ करके साइकिल चलाएंगे, परंतु आपके लिए तो बहुत इजी है, नॉर्मल है, ये तो इट्स वे ऑफ लाइफ। तो उसमें यदि आप पेट्रोल ऑयल की बातों से किनारा करके आप अपने लिए बाइसिकल लेकर के रखें तो आपकी तबीयत के लिए भी फायदा और क्लाइमेट के लिए भी फायदा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं देखती हूँ कि नौजवान इन बातों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, परंतु इसमें भी संघ की बात बहुत अच्छी आती है। मानो कि आज आप कुछ कर रहे हैं, आपका प्रभाव 2 पर पड़ता, 4 पर पड़ता, और वो जो चेंज लाते हैं वो 10 पर पड़ता। तो उसमें भी जो इस तरह से डेवलपमेंट होती है, इम्पैक्ट होता है, तो बहुत अच्छा हो सकता। तो नौजवान के हाथ में बहुत कुछ है। क्योंकि आपने वेजिटेरियन पे यू टच्ड ऑन दैट टॉपिक, मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगी। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि खाने का इतना इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए स्पिरिचुअली? वेजिटेरियन डाइट से मैं आपको पहले एक्सटर्नल बातें बताती हूँ। तो एक्सटर्नल हिसाब से जितनी जमीन, अभी मानो कि आपको 1 किलो प्रोटीन चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उसमें आपको इतनी जमीन चाहिए। परंतु यदि नॉन प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए 1 किलो, तो उसमें 8 गुना अधिक जमीन भी चाहिए, 8 गुना अधिक पानी भी चाहिए। तो उसी से ही आप हिसाब करो। अभी विश्व की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, और यदि हम सोचते हैं कि हर एक को जरूर भोजन कुछ तो मिलना ही चाहिए, ये तो हमारा फर्ज कहता है, मानवता कहती है, तो फिर उसमें आप यदि ये थोड़ा हिसाब करेंगे कि यदि सब वेजिटेरियन बन जाए वो तो सबसे बढ़िया, तो सबको खाना इनफ है, सबको खाना मिल सकता। परंतु चलो दूसरे लोग करे ना करे, मैं तो कुछ कर सकती। तो मैं अपने हिसाब से यदि वेजिटेरियन डाइट चूज करती हूँ, इट्स अ कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंजिंग इन अ वर्स वे नाउ। तो एक तो एनवायरनमेंट की बात आती, और दूसरा फिर तबीयत की बात आती। ये बिल्कुल रियलिटी है कि वेजिटेरियन डाइट से जो अपनी तन की तबीयत रहती है वो और अच्छी बनती है। लोग कहते हैं कि आपको शक्ति कैसे आएंगी, परंतु हाथी को देखो हाथी सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता है और कुछ बातों को टच ही नहीं करता है। तो इतनी शक्ति, इतनी ताकत हाथी में है जो और किसी जानवर में कम ही होंगी। तो इट्स ऑल वेजिटेरियन। परंतु उसमें भी एक और हेल्थ की बात आजकल आती है, क्योंकि सारी आती है अभी फैक्ट्री फार्मिंग की बात। तो उसमें फिर एनिमल्स को इतना एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, मानो कि 70% जो आजकल प्रोडक्शन हो रही है एंटीबायोटिक्स, इट्स फॉर एनिमल यूज। और आज मैं कुछ टुकड़ा सा खाऊं कुछ भी, उसमें कितनी एंटीबायोटिक्स होंगी। तो एक तरफ हम सोचते हैं कि अपनी तबीयत को अच्छा बना के रखें, दूसरी तरफ हम इस तरह से एंटीबायोटिक्स अपने शरीर में डालते रहेंगे। तो फिर जिस समय हमको जरूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, वो फिर काम नहीं करेंगे। जो मेडिकल पीपल बैठे हैं वो इस बात को आपको बिल्कुल एग्री करेंगे। तो उसमें लोगों की जो तबीयत आजकल बहुत बिगड़ती जा रही है, उसका टॉक्सिन्स के कारण, केमिकल्स के कारण। तो उसमें खास जो मीट प्रोडक्शन है उसमें खूब सारे टॉक्सिन्स और केमिकल्स ऐड होती है, तो वो भी हमारी तबीयत पर बहुत इम्पैक्ट होता। और थर्ड तो आती है मानवता के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी की भी जान लें। तो जानवरों में भी जान है, तो हम हिंसक रीति से जो हम कर रहे हैं वो उसका गलत प्रभाव हमारे मन पर आ रहा। गांधी जी ने कहा था कि जब तक मानव ने अपने भोजन को चेंज नहीं किया है, तब तक विश्व के युद्ध बंद नहीं हो सकते।
यदि हम चाहते हैं विश्व में शांति हो तो उसमें मानव को अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा ताकि अहिंसा के आधार पर वो अपना भोजन स्वीकार करे। तो ये 3 मुख्य कारण है वेजिटेरियन बनने के लिए। थैंक यू। आई थिंक आपने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो अभी कोई गुंजाइश नहीं बची। थैंक यू। जैसे आपने वेजिटेरियन डाइट के बारे में इतना कुछ बताया, तो हम सभी वेजिटेरियन हैं ही, पर और भी हम जैसे सात्विक बन गए और मैं समझती हूँ हम सभी बाईसाइकिल भी अभी चलाना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कहा कि यूथ का एक थॉट या एक इम्पैक्ट कई लोगों को इम्पैक्ट करता है और बहुत उसमें शक्ति होती है बहुत जल्दी परिवर्तन लाने की। तो एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स का क्लाइमेट पर असर होता है क्या? अगर होता है, लाइक एग्जाम्पल कोविड के दौरान ऐसे तो हम आसपास से खबरें सुनते ही थे, पर बड़े बड़े हेडलाइंस और डिफरेंट वीडियोस देखकर ना चाहते हुए भी जैसे डर का एक माहौल क्रिएट हुआ था, काफी डर रहे हुए थे लोग। तो अगर हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स इफेक्ट करती हैं, तो अगर आने में ऐसा कोई क्राइसिस है, फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस है, तो होप नॉट, तो हम कैसे उसके लिए तैयार करें अपने आप को मेंटली? आपके 2 प्रश्न हैं। एक तो है कि मानसिक स्थिति का क्लाइमेट चेंज पर क्या प्रभाव है, और फिर दूसरा है कि कैसे हम भविष्य के लिए तैयारी करें। तो पहले बात तो ये है कि यदि हम सोचते हैं कि इतना सारा गर्माइश जो धरती पर आ गया है, मानो कि आज ही मैं पढ़ रही थी, एक कॉन्फ्रेंस चल रही है आजकल भारत में, तो उसमें लोग ये बता रहे हैं कि जितना इस वर्ष में भारत में गर्मी आई थी, अगले वर्ष इससे भी अधिक आने वाली है। और वो खास भारत की ही बात कह रही है, विश्व का तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी हम लोगों ने देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस तक क्लाइमेट का पहुंचा नहीं, तो कभी भी यहाँ पर 40 डिग्रीज तक ऐसे नहीं पहुंचा है, परंतु भारत में तो कई बार ये पहुंच चुका है, 45 डिग्रीज तक भी पहुंचा है। तो कहती हैं कि ऐसी गर्मी आने वाली है भारत में खास, जहाँ पर इंसान को जीना संभव ही नहीं होगा। और मानो कि अपने घर में आप अंदर बैठे रहो, कहो कि एसी के अंदर में मुझे बैठना है, तो जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 8% को एसी है, इतनी सारी पॉपुलेशन में। तो लोगों की क्या हालत होंगी? तो ये क्यों इस तरह से अवस्था आकर के बनी है? क्योंकि और फिर उसमें भारत का दोष नहीं है, क्योंकि भारत के आज तक भी जो बिजली यूज कर रहे हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स यूज हो रही है, वो विश्व के हिसाब से बहुत कम उसके ऊपर बोझ है। बाकी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उसका कारण क्या कि लोगों ने ये सोचा कि यदि हमको खुशी चाहिए तो हम और चीज़ें खरीद करें। कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म शुरू हो गया। मानो कि आज मेरे पास 4 जूते हैं, परंतु मैं देखती हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, मुझे ये जूता मिलेगा तो मैं बहुत खुश होंगी, बस मुझे तो यही जूता लेना है, तो फिर वही मैं लेती हूँ। परंतु आधे दिन की खुशी होंगी, शाम तक मैं देखती हूँ कि मेरे फ्रेंड को उससे बढ़िया जूता है, तो वो देख करके मैं सोचती हूँ कि यू सी। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की बातें हैं, एडवर्टाइजिंग हमको कहती है, ये जब तक तुम खरीदेंगे नहीं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह से जो सारा माहौल बना हुआ है, तो उसमें ये हमको बताते हैं कि खुशी होती है खरीदारी करने से, खुशी होती है बड़े मकान से, खुशी होगी बड़ी गाड़ी से, परंतु रियलिटी तो है कि खुशी इन बातों से नहीं आती। और जबकि हम अंदर का जांच करके अपने मन की स्थिति को ठीक बनाते हैं, उससे हमें जो आत्म समृद्धि आती, आत्म समृद्धि से जो हमें खुशी का अनुभव होता, शांति का अनुभव होता, सत्यता का अनुभव होता, वो बाहर की खरीदारी से कुछ भी नहीं हो सकता। तो
क्लाइमेट चेंज का कारण था कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म। तो अभी यदि हम ये सोचते हैं कि मुझे इन सब बातों का असर न हो, मैं अपनी खुशी अपने हाथ में बना कर रखूं, तो मुझे वो अंदर की यात्रा करनी होगी। तो उस स्थिति से फिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में ये होगा कि मैंने अपनी ज़रूरतें को कम की है, अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखा है। आजकल ये बहुत वर्णन करते हैं फैशन इंडस्ट्री का, उसका तो मैं ज़्यादा आप लोगों को क्या बताऊँ, आप तो जानते ही हैं। आज एक दिन पहना, बस उसको छोड़ दिया, दूसरी चीज़ खरीद करो, इस तरह से। तो अपनी लाइफ को सिंपल बना करके रखें, तो उसमें हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता। और फिर ये जो प्रश्न है कि आगे का समय किस प्रकार से आने वाला है, मानो कि आज एनर्जी क्राइसिस है, आने वाले समय फूड क्राइसिस होंगी, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या अपहीवल होगा क्लाइमेट में, क्या मालूम। परंतु आज यदि मैं अपनी अंदर की यात्रा शुरू करूं, तो उससे मुझे क्या प्राप्ति होंगी कि मैं अपने मन के संकल्पों को देख पाएंगी कि मेरे मन के संकल्प किस प्रकार से है, क्या नेगेटिव चल रही हैं। तो आज यदि मेरे फिर भी आराम की जीवन है फॉर द मेजॉरिटी, तो यदि आज मेरे संकल्प नेगेटिव चल रहे हैं, तो कल कोई दिक्कत आएंगी तो मेरी हालत क्या होगी, और ही नेगेटिविटी में मैं चले जाएंगी। परंतु यदि मैंने इस बात को थोड़ा ध्यान पर रख करके नेगेटिव संकल्प को छोड़ा, एंड इट्स पॉसिबल, ऐसे नहीं कि ये बात संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। नेगेटिव संकल्प को छोड़ा, व्यर्थ संकल्पों को छोड़ा, साधारण संकल्पों को छोड़ा और अपने श्रेष्ठ संकल्प बना करके रखे। मानो कि श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं? अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना के, अन्य आत्माओं के प्रति प्रेम भावना रहे, अन्य आत्माओं के प्रति अपनापन रहे। और सबसे बड़ी बात, इसका सारे का फाउंडेशन है आत्म स्मृति। जब आत्म स्मृति रहती तो ये तीन और बातें भी अपने आप ही आ जाती है। तो जो संकल्प इस प्रकार से होंगे उसको हम कहेंगे श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार से हम अपने मन को बहुत शक्तिशाली बना सकते। नेगेटिव संकल्पों से हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती। फिर कभी डर होगा, कभी कुछ न कुछ नेगेटिव और बातें आएंगी, तो हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। परंतु यदि आज से मैंने ये पुरुषार्थ शुरू किया, अपने मन को इस तरह से श्रेष्ठ संकल्प में चला के रखें, तो फिर उसमें हमारी शक्ति बहुत बढ़ती है। तो अपने आप में शक्ति होंगी तो कोई भी बात आएंगी तो उसमें हम घबराएंगे नहीं। दादी जानकी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। दादी जानकी तो लंदन में 40 वर्ष रहे, तो उसकी बहुत बातें, कई बातें याद आती रहती हैं। तो दादी ने कहा था कि जब कोई चिड़िया एक टाली पर बैठती है तो बिल्कुल निश्चिंत अपना गीत गाने लगती है। उसको ये नहीं संकल्प होता कि टाली मजबूत है या नहीं मजबूत है। क्यों? शायद टाली कमजोर भी हो, टूट भी जाए, परंतु उसको अपने में विश्वास है कि मेरे पंख मेरे साथ है, टाली टूटेंगे भी कोई हर्जा नहीं, हम उड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से जिसको अपने में वो आत्मविश्वास है कि मेरे में इतनी शक्ति है, जो कोई भी सिचुएशन आए मैं उसको पार कर सकती हूँ, तो उस आत्मा को कहेंगे कि हाँ, हर बात के लिए तैयार है, परंतु वो तैयारी अब से शुरू करनी होगी। थैंक यू। बहुत बड़ा मैसेज है। बिग मैसेज कि हम अपने अंदर की जर्नी अभी शुरू करें, श्रेष्ठ संकल्प बनाएं, और इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से हम अपने आप को पावरफुल कर सकते हैं आगे की जो भी परिस्थिति है फेस करने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम सब दीदी की प्रैक्टिकल टिप्स से बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। और हम अभी थोड़ा सा दूसरा करंट अफेयर टॉपिक लेते हैं।
जो चाइना में हो रहा है, आपको तो पता ही होगा कि उधर ह्यूमन राइट्स के इशू हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी लोगों को उनका फ्रीडम लग रहा है कि गवर्नमेंट उनसे छीन रही है, और बहुत दुख हो रहा है, और उनको खाली अभी फ्रीडम चाहिए अपना। तो मेरे दोस्त भी हैं बहुत चाइना से यूनिवर्सिटी में, और तब मैं बात करता हूँ उनसे, वो हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं और बोलते हैं कि अभी ये कुछ हो नहीं सकता, इसका ये इम्प्रूव नहीं हो सकती सिचुएशन। तो इस तरह से मैं उनमें उम्मीद कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ, मेरे एक्शन से या बोल से? आज मानो कि आपने चाइना की बात बताई, परंतु यदि हम ईरान की बात को देखें, वहाँ भी तो कितनी प्रॉब्लम्स है। वहाँ भी सितंबर से जो शुरू हुआ राइटिंग प्रोटेस्ट्स, वो आज तक भी चालू है, वो भी बंद नहीं हो रही हैं। अफ्रीका की बातें आप सोचो, अफ्रीका में कितने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रॉब्लम्स है। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व की एक कोने की ये बात नहीं है, अभी सारे विश्व भर में कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ दुख की बातें, अन्याय की बातें चालू ही है। तो ऐसे समय पर एक तो हम हर स्थान के लिए ये सोचें कि हम शांति की वाइब्रेशंस सारे विश्व को देवें। मानो कि यदि मैं एक स्थान को सोचती हूँ, तो फिर व्हाट अबाउट यूक्रेन, व्हाट अबाउट रशिया, व्हाट अबाउट दिस, तो सारी सब तरफ की बात है। तो यदि मैं अपनी स्थिति को और ऊंचा बना करके मैं ऐसे सोचूं कि मुझे विश्व को शुद्ध वाइब्रेशंस, परमात्मा की याद के वाइब्रेशंस, शांति का दान देना है, तो मानो कि मैं सारे विश्व को अपना समझ करके, विश्व को अपना भाई बहन समझ करके मैं उनको वो शांति का दान दे सकती हूँ। और बाकी फिर मैं अपने जीवन में जितना परिवर्तन लाएंगे कि मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है, मुझे ये विश्वास है कि अभी जो समय चल रहा है अंधकार का समय है, ये समय अवश्य ही बदल कर दिन का समय आएगा। कितनी भी अंधियारी रात होंगी, ऐसे नहीं है कि सदा के लिए वो अंधियारा ही चलेगा। जरूर कोई समय आएगा जो रात पूरी हो, दिन आरंभ होगा। तो मुझे लगता है कि संसार की हालतें ऐसी है जो बिल्कुल वो घड़ी बिल्कुल अपनी अंतिम सीमा पर पहुंची है अन्याय की और अंधकार की। तो अभी वो संसार बदलने वाला है। तो मुझे अपने को उस राह पर चलना है जिसमें मेरे जीवन में कोई प्रकार का अंधकार न रहे अथवा अज्ञान न रहे। मैं जितना मेरे से हो सके परमात्मा की याद को मैं अपने में समाती रहूं, परंतु साथ साथ परमात्मा के ज्ञान को भी मैं स्टडी करती रहूं। तो जितना दोनों बातें मेरे अंदर होंगी, ज्ञान और योग, उस आधार पर मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करके मैं परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बन सकती हूँ, अथवा दिन को लाने के हम अपना भी सहयोग दे सकते। तो आपने बोला, मुझे एक अंग्रेज का कोट याद आया जिसका वो है बी द चेंज यू वांट टू सी। और आज रात को मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा मेरे मेडिटेशन में मैं पूरे वर्ल्ड को अच्छे वाइब्रेशंस दूं। जी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमरिज्म पे था, बट आप ऑलरेडी उस पर टच कर चुकी हो। तो हमारा क्वेश्चन था कि जैसे हम हमारे पेरेंट्स के जनरेशन को देखें तो वो एक पेन पता नहीं 5 सालों से यूज करते आ रहे होते हैं, और जब तक उसकी पूरी इंक नहीं चली जाती वो नया नहीं लेंगे। एंड अगर मैं खुद को देखूं तो मेरे पास 20 होंगे, फिर भी दुकान में जाके और ले लेती हूँ। सो as you said कि consumerism is one of the biggest contributors for climate change. So हमारा क्वेश्चन था कि इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? आज चेंज करें, जैसे देव भाई ने कहा कि आज ही हम सोचे कि मैं वो बात करूं जो be the change that I'd like to see happen. तो आज से शुरू कर सकते हैं। जितना हुआ तो ठीक है अभी ड्रामा, परंतु
आज मुझे क्या करना है, अभी मुझे पता चला, जब पता नहीं था there was abundance, it's fine. अभी मुझे पता चला है कि abundance तो खत्म हो गया है, अभी संसार की हालतें कुछ और है। तो अभी से ही हम यदि ये संकल्प करते हैं कि मुझे कुछ परिवर्तन करना है, तो आप शुरू कर दो। Don't wait till tomorrow, start today. जब मैं अगली बार दुकान में होंगी मेरे को ये बात जरूर याद आएगी और मैं 100 बार सोचूंगी। बिल्कुल, दुकान में जाने से पहले ही सोच लेना। थैंक यू। जैसे आपने चेंज के बारे में बात किया कि बी द चेंज, तो एक ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के युवाओं को देखकर आपको किन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है? मैं देखती हूँ कि आप जैसे जवानों को कि आपको इंटरेस्ट है, सीखने की भावना है, तो जहाँ सीखने की भावना होती तो जरूर उसमें भविष्य के लिए बहुत उम्मीद रहती कि हाँ, सीख करके कुछ और आगे बढ़ेंगे, सीख करके कुछ और अपने जीवन को ऊंचा बनाएंगे, विश्व के लिए भी कुछ कार्य कर सकेंगे। तो जब सीखने की भावना होती वो हमें बहुत उमंग दिलाती। हाँ, ये भी मैंने नोटिस करा है कि जो भी मेरे रोल मॉडल्स हैं, दे ऑल हैव दिस लर्निंग एटीट्यूड कि हमेशा सीखते हैं और हमेशा देयर इज नो ईगो कि उनने मुझे नॉलेज दी तो वो तुम्हें से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दीदी, आपने बहुत ही सार करा है कि संकल्प की शक्ति, इसका मतलब ये है कि हम सब बैठे रहें और खाली वाइब्रेशन देते रहें पूरी दुनिया को कि सब ठीक हो जाएगा, या कुछ और भी करें? दो बातें होती है, एक तो संकल्प शक्ति अपनी श्रेष्ठ हो और बहुत शक्तिशाली हो सदा, परंतु साथ साथ हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो। यदि आप कोने में बैठ करके कहो कि बस हमारी संकल्प शक्ति से सब ठीक हो जाएगा, शायद ना भी हो, परंतु अपने कर्म भी इतने अच्छे हो। और मैं सिर्फ अपने लिए सोचती हूँ कि जाकर के दूसरा पेन खरीद करेंगे, परंतु जब मैं विश्व के लिए सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये जो I don't know how much pens cost nowadays, 20 pens, 50 pens, जितना भी हो, बढ़िया पेन लो तो वो तो जितना भी खर्च करो, परंतु ये मैं सोचूं कि यदि ये पैसा मैं इसमें न लगाऊं, अपने लिए न यूज करूं, क्या मैं किसी शुभ कार्य के लिए यूज कर सकती हूँ जिससे अन्य आत्माओं को कुछ फायदा हो? तो अपनी संकल्प शक्ति को भी श्रेष्ठ बनाना है, परमात्मा को भी याद करना है, परंतु साथ ही साथ मुझे अपने कर्म पर भी इतना ध्यान देना है। और उसमें मैं एक और बात बताएंगी जो दादी से हम सीखे हैं। दादी से पूछती थी, क्योंकि दादी तो 104 इयर्स तक भी सेवा करती रही, विश्व में भ्रमण करती रही, परंतु दादी से पूछती थी, दादी आपको इस आयु में इतनी शक्ति कहाँ से आती? तो दादी का कहना होता था कि मैंने कभी अपना संकल्प, अपना समय, अपना श्वास, अपना धन कभी भी किसी व्यर्थ बातों में नहीं यूज किया है, तो वो जो शक्ति मेरे पास जमा है उससे आज मैं सेवा कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है कि आप अपनी हर प्रकार से एनर्जी को अच्छी तरह से प्रयोग में लाओ, तो उससे फिर आपको भी फायदा, पुण्य कर्म का खाता आपका भी बढ़ता जाएगा, परंतु विश्व की सेवा की तो वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेंगी वो भी आपको प्राप्ति होंगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर था। तो एक फॉलोअप आता है कि हम इसका बैलेंस कैसे ढूंढें और हम अच्छे कर्म भी करें और संकल्प भी दें। अपना समय तो सवेरे का टाइम होता है जिसमें हम मेडिटेशन, योग अथवा श्रेष्ठ संकल्प करें, फिर तो दिन भर तो संकल्प चलते ही हैं, परंतु जो सवेरे का समय होता उसमें जैसे कि आप अपनी कंपास को सेट करते हैं कि मुझे अभी किस तरह से विचारधारा चलानी है,
तो सवेरे का जो योग का समय होता है मेडिटेशन का, उसमें आप वो दियो, परंतु दिन भर फिर जो आपका कारोबार के साथ संकल्प चलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। फिर जो आप दिन भर तो कर्म करना है, ऐसे नहीं कि बस मुझे कोने में बैठ जाना है, खूब कर्म करो, परंतु संकल्प श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ। थैंक यू। तो अगर मैं अपने पीयर ग्रुप की बात करूं तो हमारे फ्रेंड्स में हम सारी बातें करते हैं, पार्टीज की, पता नहीं सब कुछ तो मैं शायद बता भी नहीं सकती बट स्पिरिचुअलिटी की बातें हम अक्सर नहीं करते हैं। और अगर मैं कुछ बोलूँगी फ्रेंड्स को तो उनको लगेगा मेरी तबीयत खराब हो गई या मैं प्रवचन दे रही हूँ। सो मैं अपने पीयर ग्रुप में कैसे इंट्रोड्यूस करूँ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जब से मैं कर रही हूँ मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं दूसरों को भी बताऊं, बट वो हो नहीं पाता। पहले तो आप अपनी स्थिति को ऐसे बना के रखो जो आपके चेहरे से उनको सदा यही लगे कि ये सदा खुश कैसे रहती है। बातें तो उसके सामने भी आ रही है, जैसे मेरे सामने आ रही है, इसके पास भी आ रही है, परंतु इसने कैसे अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना के रखा है जो हम कभी भी उसके चेहरे में कभी मूडी नहीं देखते हैं, कभी उसका दुख का कुछ ऐसे नहीं देखते हैं, सदा ही वो हर्षित रहती है और बहुत लाइट होती है। तो आप प्रैक्टिकल अपने जीवन के चलन द्वारा उनको इम्पैक्ट कर सकते, तो वो खुद ही आपसे प्रश्न पूछे कि आपने अपनी स्थिति कैसे बनाई, तो फिर आपका शुरू हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है दीदी। नहीं, हमेशा बाबा कहते थे करके दिखाओ, बोलो नहीं। लोग क्या कहते हैं, बोलो और फिर शायद करो ना करो, परंतु पहले आप करके दिखाओ, फिर लोग अपने आप ही आपसे पूछेंगे। थैंक यू। वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स कवर भी हो गए हैं और आपने इतना कुछ युवाओं के लिए बताया भी, पर फिर भी शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवाओं के लिए? मैं कहेंगी कि जितनी शक्ति है यंग पीपल में उतनी बड़ों में नहीं है, और जितनी क्रिएटिविटी है वो भी शायद बड़ों में कम कुछ होंगी। और जितना आप लोगों को टेक्नोलॉजी की जानकारी है, मैं देखती हूँ कि ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाते हैं तो ये सब बातें जो है आपके अंदर जो शक्ति है, मैं कहेंगी इसको आप सोचो कि अपने लिए भी जीवन श्रेष्ठ बने, परंतु विश्व में भी हम क्या प्रगति ला सकते हैं, विश्व के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि ये ध्यान रहता है तो फिर जो बुद्धि सिर्फ अपने लिए होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत लिमिटेड हो जाती, परंतु विश्व के लिए हम सोचते हैं तो जीवन मेरी भी श्रेष्ठ और विश्व को भी फायदा। हमें पता है कि आपके अंदर भी बहुत क्रिएटिविटी है तो हम इस क्रिएटिविटी का टेस्ट भी लेंगे अभी। सो वी विल हैव अ रैपिड फायर राउंड। हम रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा और उसमें आप 9 या प्रोबेबली 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कि इमेजिन करें आप यूके की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे? Introduce school meals for every child. Free school meals. दी दूसरा क्वेश्चन कि 1960s की युवा आपके टाइम की आज की युवा से क्या सीख सकती हैं? Say that again? कि आपके टाइम की युवा आज की युवा से क्या सीख सकती हैं? Concern for the environment. दीदी अब एक चीज ऐसी जो आज की युवा आपकी युवा से सीख सकती है, तो उल्टा वेट मैंने It's the other way. Okay. Other way. Yeah. आज की युवा आपकी युवा से क्या सीख सकती है? Lightness. Lightness. So आपकी lightness का राज क्या है? Faith.
दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको याद होगा, पर तब आप छोटी थी, आपकी फेवरेट हॉबी क्या थी? रीडिंग। सो इसी से जुड़ा हुआ, अगर आपकी लाइफ पे एक बुक लिखी जाए तो आप क्या चाहेंगे उसका क्या नाम हो? लव फॉर गॉड। आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। ईश्वर की संतान, वो 3 तो हो गए, परंतु साथ साथ विश्व परिवर्तक, और तीसरा खुशमिजाज। दीदी अगर आप अतीत में जा सकती हैं, और अगर आप अतीत में जा सकती हैं, क्या? अतीत पास्ट में पास्ट में हाँ, अतीत में, और एक पर्सन से मिल सकती हैं, तो आप किससे मिलना चाहेंगी? ब्रह्मा बाबा से मैं मिली थी, परंतु मैं चाहेंगी कि कराची के दिनों में जिस समय ब्रह्मा बाबा ने संस्था की स्थापना की, मैं वो दिन अनुभव करूं। जब आपको बोला गया कि आप इस डिस्कशन में हिस्सा लेने वाली हो, तो आपका पहला थॉट क्या था? वेरी हैप्पी। सेम हियर। आपके फेयरनेस का राज क्या है? मन में बचपन से ये भावना रही है कि there should be equality. दीदी do you believe in love at first sight? No. मुझे लगता है कि लव डेवलप होता है जो वो गहरा होता है। ओके, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा होता आपके दिन में खाली, तो आप उस घंटे में क्या करते? नींद। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू। तो आई थिंक तब हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई भी आंसर जो आपने बोला वो बहुत यूनिक था, और हमें कभी लगा नहीं था कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपसे इतने सवाल पूछने के लिए और इतने डिटेल आंसर्स पाने के लिए। तो आई थिंक मेरा बिगेस्ट टेक अवे था कि आपने बहुत हाईलाइट करा कि मुझे परिवर्तन पहले होना है, फिर दूसरों को बताना है। आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट टेक अवे। हम और उसके साथ में भी संकल्प की शक्ति। सो उसके धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अच्छा विचार करके प्रश्न पूछे, तीनों ने ही। थैंक यू। थैंक यू। ओके। तो जैसे आपने शेयर किया कि आत्मा की जर्नी हम अभी से शुरू करते हैं, जर्नी इनवर्ड्स जिसे हम कह सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करना। तो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप मेडिटेशन कराएं और हमें उसी बहाव में, उसी जर्नी की तरफ ले जाएं। योगी भाई, कुछ म्यूजिक नहीं चाहिए? जब शांति में बैठती है, जो बातें सुनी हुई थी वो मन में दोहराती है, और अब एक संकल्प करती है कि मैं जानूं मैं कौन हूं। और शांत में बैठे दिल को ये अनुभव होता कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, और इस शरीर में बैठी हुई मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप प्रकृति के बीच में विराजमान हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अति सूक्ष्म और जितना
मैं खुद को आत्मा मानती हूँ, आत्मा निश्चय करती हूँ, उतना ही मन के संकल्प शांत होते जाते और एक स्वाभाविक रीति से शांति का अनुभव होने लगता। और इस शांति में ऐसे ही मुझे लगता कि यही मेरा आदि स्वरूप है, यही मेरी स्वाभाविक स्थिति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और इसी शांति में अनेक खजाने जो मुझ आत्मा के अंदर छिपे हुए हैं, उसकी मुझे पहचान होती जाती। शांति का द्वार खुला, आत्मा के अंदर प्रेम, सत्यता, पवित्रता और खुशी, ये खजाने मुझ आत्मा के अंदर है। मैं खुद को भूल गई थी, तो ये खजाने मेरे से छिप गए थे। और अब जबकि खुद की पहचान हो गई, तो सहज ही ये मेरे अनुभव प्राप्त होते। और यही मेरे खजाने न केवल मेरे पास रहते, परंतु ये किरणें विश्व में फैलती जा रही। शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और सुख जैसे ये खजाने विश्व में फैलती जाती, हम उस नए संसार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी शांतमय स्थिति में रहती वापस इस साकारी दुनिया में लौटते, परंतु अब वो अपनी शांति की स्थिति साकार में होते भी वो बनाए रखते। ओम शांति।